Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन रज़ा हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसमें हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो स्टडी किया था वो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसको स्टडी किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था, हमने ये कहा था कि जो रेट ऑफ, हमने कहा था जी हमारे पास सपोज ये एक रिएक्शन है जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में चलता है, और इसका अगर हम रेट लिखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, और शुरू में क्या होगा ए और बी, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट सी और डी में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो किसकी ज़्यादा होगी, वो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, और जब कुछ अमाउंट इनकी बन जाएगी, कुछ कंसंट्रेशन इधर प्रोडक्ट में आ जाएगी सी और डी की, तो ये दोबारा जो है ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे रिएक्टेंट ए और बी में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमने ये कहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट, अब हमने इसको फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम दिया था और इसको क्या किया था, बैकवर्ड रिएक्शन का नाम दिया था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ये किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा था किसके है, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो था चूंकि यहाँ पे जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो ये किस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट में आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर रिवर्स रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कौन से हैं, सी और डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी जो है यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। फिर हमने ये कह दिया था जी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो हम ये कहते हैं जी के एफ ए एंड बी। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये के बी सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। तो हमने निकाला था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितने मोल इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं इतने ही मोल इसके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोल जो हैं ए और बी के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सी और डी में, उतने ही कंसंट्रेशन जो है, उतनी ही जो मोल्स हैं वो सी और डी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए और बी में कन्वर्ट। यानी क्या होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे हमने कहा था कि ये क्या आएगा हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था। नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा था कि जब ये दोनों कांस्टेंट जो है इनको हम एक साइड पे ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, के एफ ओवर के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्टिव। ये अगर हम कंसीडर करें कि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, नीचे है। तो ये के एफ और के बी की जो रेशो है ये किसके इक्वल होगी, ये के इक्विलिब्रियम के इक्वल होगी, के सी के इक्वल होगी। हमने इसको कहा था कि ये सी और डी की एक्टिव मासेस हैं ओवर ए एंड बी।
तो लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने क्या निकाला था, ये एक्सप्रेशन निकाला था। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट की जो एक्टिव मासेस हैं उनकी रेशो किसके साथ, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के साथ। तो प्रोडक्ट की एक्टिव मासेस जो हैं उनकी रेशो रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करते हुए, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर आपको कहा जाए कि इनके जो ये जो रिएक्शंस आपको दिए गए हैं इनके आपने क्या लिखने हैं, केसी लिखने हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये किस में आ जाते हैं, ये एक्टिव मासेस की पावर में आ जाते हैं। सपोज आपको याद होगा हमने रिएक्शन पढ़ा था कि सपोज ए है कोई, बी आपने पढ़ा होगा, ये कन्वर्ट हो रहा है किसी सी प्रोडक्ट में, तो इसका केसी क्या होगा, ये होगा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, एक्टिव मास ऑफ सी ओवर एक्टिव मास ऑफ ए। इसका ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होगा, इसकी पावर में आ जाएगा इनटू बी। इसका ये जो कोफिशिएंट है ये क्या आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा होगा उसको क्या करना है, एक्टिव मासेस की पावर में लिख देना है। तो ये आपने याद रखना है। तो आइए हम इस एक्सप्रेशन को, लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने डिफाइन किया है किसको, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसकी रेशो किसके साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, जो रेशो है उसको हमने क्या नाम दे दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दे दिया। तो ये डेफिनेशन आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अगर कोई रिएक्शन जो इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसमें अगर कोई आपके पास आ जाते हैं, एक्सपोनेंट आ जाते हैं, तो वो उसकी क्या हो जाएगा, उसकी पावर में चले जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कोई भी कि इसके केसी के एक्सप्रेशन लिखें। तो आप केसी के एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये जो है, ये रिएक्शन जो है हमारे पास क्या होगा, केसी इज इक्वल टू, हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ये। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं इनकी वजह से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है, जो आगे नंबर लिखा होगा वही आपने जो एक्टिव मास है उसकी जो है वो पावर में लिखना है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सपोज 1 है तो हम 1 लिखेंगे या कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास प्रोडक्ट की एक्टिव मास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, N2O4 ओवर रिएक्टेंट क्या है आपके पास, NO2। क्या अब ये सही है, हम इसको सही नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कोफिशिएंट मौजूद है। तो ये जो इसके आगे कोफिशिएंट है इसको इसकी कहाँ पे लिखेंगे, पावर में लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास ये रिएक्शन जो है दूसरा, इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, Kc इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, PCl 5, इसका ये एक्टिव मास PCl 5। तो यहाँ पे क्या हम ये जो 5 है इसको इसकी जो पावर है बना सकते हैं, हरगिज नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई होता कोफिशिएंट तो उसको इसकी पावर बनाना था, लिहाजा हम इसकी पावर नहीं बनेगी कोई भी। तो दूसरा हमारे पास क्या है, PCl3 और Cl2 रिएक्टेंट है, वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो नीचे आ जाएंगे, PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ये कहा जाता है कि थर्ड वाले का जो है वो केसी लिखें। तो थर्ड वाले का केसी क्या बनेगा, केसी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो इसकी एक्टिव मासेस को हम कैसे लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ SO3। अब इसका ये जो कोफिशिएंट है ये इसकी क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, ओवर ये हमारे पास रिएक्टेंट है तो क्या होगा, SO2, इसकी जो कोफिशिएंट है वो आपके पास आ जाएगा पावर में,
इनटू एक्टिव मास ऑफ O2 ये है। इसी तरह इसका भी आप लिख सकते हैं, इसी तरह आप इसका एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन, लास्ट वाले का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Kc इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, एक्टिव मासेस ऑफ अमोनिया NH3, इसका कोफिशिएंट इसकी पावर में, और दूसरा इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, N2 नाइट्रोजन का एक्टिव मास इनटू हाइड्रोजन का एक्टिव मास, और ये जो कोफिशिएंट है 3, ये इसकी क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसको आप लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, वो आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स निकालना। तो इनमें से कोई रिएक्शन आप जो एग्जांपल्स हैं उनमें से हम यूज करते हुए कोई एग्जांपल, इसके यूनिट्स निकालना सीखेंगे कि हम इसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 इनटू, ये गैशियस फॉर्म में होगी, ये भी गैशियस फॉर्म में है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी आपके पास क्या है, गैशियस फॉर्म। तो आपके पास इसका जो Kc है वो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई, इसका ये जो कोफिशिएंट है ये इसकी पावर में आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है लिहाजा इसकी पावर 1 कंसीडर करेंगे हम, आयोडीन के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, इसकी पावर भी हम क्या करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। तो ये जो एक्टिव मास है, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव मास है जो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर डेसीमीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हम यूनिट इस्तेमाल करते हुए Kc के यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो हम यूनिट्स कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखें, HI की जो एक्टिव मास है इसके यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर ओवर, हमारे पास क्या है इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू, इसका अलग से हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर बन जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। इट मींस ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसका क्या होगा, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसी तरह से आप एक और रिएक्शन लिखें, उसका आप सपोज ये अमोनिया वाला है तो इसका Kc हमने निकाला था, क्या होता है, Kc इज इक्वल टू NH3, ये कोफिशिएंट में आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, N2 H2 इंटू ओवर 3। इसका जो एक्टिव मासेस के यूनिट हैं वो किस तरह से लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका क्यूब आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसके कोफिशिएंट में हाइड्रोजन के साथ क्या है, 3 है, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। अब ये देखें हम, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपके पास आ जाएंगे यूनिट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
ये जब स्क्वायर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 ओवर इंटू -6। तो ये जब ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2 dm6। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे केसी के यूनिट्स। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम केसी के यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली आपको किस बात का पता होना चाहिए, आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का आइडिया होना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको हम यूज करते हुए केसी का एक्सप्रेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर हम जाके केसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे और केसी के एक्सप्रेशन के साथ हम क्या करेंगे, आगे उसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए भी कहा जा सकता है और जब आप केसी का एक्सप्रेशन लिखें तो उसको आपको यूनिट्स निकालने का भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपने यूनिट्स निकालना भी सीखने हैं। थैंक यू।